एवरीवन, वीडियो के इस सीरीज में मैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। बीपीएससी अपने क्वेश्चंस को दो तरह से रिपीट करती है। एक तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को हूबहू रिपीट कर देती है, और दूसरा, यदि आप हर एक ऑप्शंस को अच्छे से डिस्क्राइब करके, एनालिसिस करके, पढ़ करके एग्ज़ाम देने जाएँ तो कंसेप्ट भी बीपीएससी रिपीट करती है। इस कारण से बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पीटी क्वालिफाई करने के लिए। इस वीडियो में मैं 30 सितंबर 2022 को आयोजित हुआ 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगृह में आयोजित हुई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जब किया गया था तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष महाकश्यप थे। इन चारों बौद्ध संगीतियों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित हुआ था, और उसके अध्यक्ष सबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, और उसके अध्यक्ष मोगालीपुत्तिस थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। राइट ऑप्शन सी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई गुप्त की हत्या कर सत्ता हासिल की थी। विरासत में एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के बाद उन्होंने पड़ोसी क्षेत्रों पर नियंत्रण बढ़ाकर अपने पिता समुद्रगुप्त की नीति को जारी रखा। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसका शासनकाल 380 से 415 ईस्वी तक रहा था। वह समुद्रगुप्त का पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम का पौत्र था। सांची के अभिलेख में उसे देवराज और प्रवरसेन कहा गया है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके दरबार में नवरत्न निवास किया करते थे, जिनमें कालिदास, बराहमिहिर, धन्वंतरी आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो वर्धन वंश को पुष्पभूति वंश भी कहा जाता है। गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही की। इस वंश का उदय हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्पभूति को वर्धन वंश का संस्थापक बताया है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्पभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? कुषाणों ने स्थापित किए थे। राइट ऑप्शन ए है। पार्थियनों के रोम से संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों से मधुर संबंध बनाने पड़े। यह व्यापार महान सिल्क मार्ग तथा रेशम मार्ग से संपन्न होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के बीच मधुर संबंध का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। राइट ऑप्शन सी होगा। बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में था। अवंती राज चंड प्रद्योत से उसका युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध स्थापित हो जाने से उसने अपने राज्य वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्न, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वह था इल्तुतमिश। राइट ऑप्शन सी। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में खिलत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।
खलीफा ने इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने जीते थे। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम यानी महान शासक की उपाधि भी प्रदान की। खिलत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। इसने दिल्ली में स्वयं के मकबरे का भी निर्माण कराया, जो इंडो इस्लामिक शैली में बना भारत का पहला मकबरा माना जाता है। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया व अजमेर की मस्जिद का निर्माण कराया। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो खलीफा की शक्ति का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन बीपीएससी ने नॉन ऑफ द एबव माना है, ई ऑप्शन माना है। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। उसने इस्लाम, उलेमा, खलीफा किसी का सहारा नहीं लिया। वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। तुगरिल खां एक तुर्की अमीर था जिसे सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन तुगरिल खां ने कुछ समय बाद ही 1278 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। चाइल्ड का युद्ध प्रथम आंग्ल भारतीय युद्ध हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच होने वाली संघर्ष था। यह 1686 से 1690 तक युद्ध चला और सम्राट औरंगजेब द्वारा शासित मुगल साम्राज्य के हाथों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े पैमाने पर हार झेलनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? तो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया जो कार्य था वो था सामाजिक सुधार के क्षेत्र में 1829 में सती प्रथा पर राजा मोहन राय की सहायता से पूर्णतः प्रतिबंध कर लगा दिया। तो सती प्रथा का उन्मूलन तो सही है। उसके बाद 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठगी प्रथा पर ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, तो 4 भी सही है। उसके बाद शैक्षणिक सुधार में क्या किया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग 1835 बनाया गया। इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजी को बताया। उसके बाद में 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी किया था। दास प्रथा का उन्मूलन भी किया था। तो 1, 2 और 4 सही है। इसमें से 1, 2 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? नेपियर ने। राइट ऑप्शन सी होगा। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच के दौरान स्थानीय अमीरों के रवैये से अंग्रेज बेहद परेशान थे। परिणाम स्वरूप नेपियर ने शुरू में सिंध अमीर के साथ एक समझौता करके क्षेत्र का सैन्य नियंत्रण हासिल कर लिया। इस प्रकार सिंध कब जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगस्त 1842 में लॉर्ड एलेनबरो ने मेजर जनरल सर चार्ल्स जे नेपियर को कंधार में ब्रिटिश सेनाओं को निकालने में सहायता करने के लिए एक मिशन के साथ सिंध की कमान सौंपा। 11 जनवरी 1843 को मेजर जनरल नेपियर ने ऊपरी सिंध में इमामगढ़ के रेगिस्तान किले में आक्रमण किया और उसे विजित कर उसका अधिग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में की गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद यह हर 10 वर्ष के बाद कराई गई। प्रथम नियमित जनगणना 1881 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। भगत सिंह, शिवराम, हरि, राजगुरु और सुखदेव थापर की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन क्रांतिकारी नेताओं को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। दिसंबर 1928 में प्रसिद्ध लाल बाल पाल तिगड़ी के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स एस्कॉट की हत्या की साजिश रची। गलत पहचान के एक मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। राइट ऑप्शन डी होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को
महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से हुई। गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पर चुना गया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे तथा ब्रह्मदत्त तृतीय सत्याग्रही बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो प्रारंभ किया था। यह रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता रहता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सके। उन्होंने रेडियो की सहायता से आंदोलन को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। अब्दुल गफ्फार खां को बच्चा खां भी कहा जाता है, बादशाह खां भी कहा जाता है। उन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की थी। यह संगठन सुर्खपोश यानी लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की थी कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। राइट ऑप्शन ए होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उन्हें 1905 का बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। उन्होंने कहा बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया है। उन्होंने बंगाल के विभाजन का भी घोर विरोध किया और उसके विरोध में ज़बरदस्त आंदोलन चलाया जिससे वे बंगाल के निर्विवाद रूप से नेता मान लिए गए। वे बंगाल के बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल और डायर को मारा था। कब? 1940 में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा है। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में चलाया गया था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन में वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। ये तो वहाँ के पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम। सो इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। वायसराय लॉर्ड इरविन एंड महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल कर दिया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। राइट ऑप्शन सी होगा। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप नाम दिया था। राइट ऑप्शन ए होगा। 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर जाकर वहां तिरंगा फहराया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सुझाव दिया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। राइट ऑप्शन
गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में, राइट ऑप्शन डी होगा। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, ने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में। कब? 1908 में, राइट ऑप्शन सी होगा। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में घटी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने तत्कालीन जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से बम फेंका था, जो असफल रहा। बम प्रहार में गलती से कैनेडी की पत्नी एवं उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? दीपावली के अवसर पर, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3% है, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार ने शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित किया है, जिसके तहत बिहार में अब शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.3% हो गया है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? मनोज तिवारी हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सीतामढ़ी में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। बिहार के राज्यपाल कौन हैं? बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं, ए का 4 हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल हैं, बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल, तो बी का 3 हो जाएगा। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास, तो डी का 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शराबबंदी से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? भागलपुर में, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। अन्य 3 वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन जो हैं वो है चेन्नई के तमिलनाडु में, राजस्थान के जयपुर में, तमिलनाडु के चेन्नई में, राजस्थान के जयपुर में और उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। प्रवासी पक्षियों का अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने, राइट ऑप्शन सी है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क की तर्ज पर एक गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 पक्षियों को देखे जाने के बाद गिद्धों के संरक्षण की योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी था, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपह सलार था। उसने बंगाल और बिहार के पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया और खुद को उनके शासक के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, या उनका नाम सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भी उनको कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा।
सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ब्रिटिश भारत के एक प्रमुख वकील और राजनेता थे। वह बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल, बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल, वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के 4 प्रमुख नेता थे, चारों भाई सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सिद्धू एवं कान्हू। कब हुआ था यह आंदोलन? यह आंदोलन 1855-56 में हुआ था। क्यों हुआ था? अंग्रेजी शासन के अत्याचार और अधिक कर नीति से परेशान होकर के आंदोलन ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1798 में हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। कहीं कहीं 1800 से 1802 के बीच में भी दिया हुआ है, 1802, तो इसके क्लोज जो है यहीं आ रहा है, 1898 आ रहा है। राइट ऑप्शन सी होगा। इसके नेता कौन थे? इसके नेता जो है जमींदार भूषण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936 में किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग होकर एक नए प्रांत के रूप में गठित हुए। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर उड़ीसा प्रांत बनाया गया और शेष क्षेत्र बिहार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से बिहार में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप, बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तेल्हड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो यह कैमूर में अवस्थित है। कैमूर में 2 जलप्रपात है, एक तो तेल्हड़ कुंड जलप्रपात और एक करकट जलप्रपात। तेल्हड़ कुंड एंड करकट जलप्रपात कैमूर में है। सासाराम में कौन सा है? सासाराम में भी 2 है, धुआं कुंड जलप्रपात और मंझर कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड एंड मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ पे है? सासाराम में है। नवादा में कौन सा है? नवादा में ककोलत जलप्रपात है, ककोलत जलप्रपात नवादा में है। और रोहतास में कौन सा है? रोहतास में दुर्गावती जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो है बेगूसराय की कांवर झील। कांवर झील राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई में मिला है। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के जमुई जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। इस खदान में इतना सोना है जितना देश में कहीं और नहीं है। अकेले 44% सोना जमुई जिले के इलाके में होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। भागलपुर का तसर सिल्क जो है वो विश्व में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो वह है 51.5%। राइट ऑप्शन डी है। और बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.8% है। और पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। महिला साक्षरता दर 51.5% है। बिहार राज्य की साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम 28वां है। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी, ये सही है। बिहार में द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई थी, ये भी सही है। बिहार में तृतीयक क्षेत्र 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा, ये भी सही है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की वृद्धि हुई नहीं, ये गलत है। 2.8 नहीं 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यही गलत कथन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में है, तो पटना में है तो ये 2 कट गया, यहाँ से बी और सी खत्म हो गया। अब ए एंड डी में चुनना है। तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में है। पटना में कितना परसेंट शहरीकरण है? 44.3% है। उसके बाद है मुंगेर में। मुंगेर में कितना प्रतिशत शहरीकरण है? 28.3% है। उसके बाद आता है नालंदा। नालंदा में कितना परसेंट शहरीकरण है? 26.2% है। तो सबसे ज़्यादा हो गया पटना, उससे कम हो गया मुंगेर। तो पटना, तो ये ख़त्म हो गया। तो पटना, मुंगेर और नालंदा, ये हो गया राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,691.19 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। और राजकोषीय घाटा क्या होता है? यानी फिजिकल डेफिसिट। कुल गैर ऋण व्यय में से कुल गैर ऋण आय को घटा देते हैं तो आता है फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। और ये कितना होने का अनुमान है? यह है 25,885.10 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। और ये जो है बिहार के टोटल जीएसडीपी का 3.47%, 3.47% है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो बिहार को 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये है, सशक्त महिला, सक्षम महिला ये भी है, हर खेत में सिंचाई का पानी ये भी है, सभी के लिए वायु मार्ग ये नहीं है 7 निश्चय भाग 2 में। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। 7 निश्चय भाग 2 में कौन कौन से 7 निश्चय हैं? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा है कनेक्टिविटी होगी और आसान, सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तब प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना सबसे आगे है और सबसे पीछे कौन सा है? शिवहर जिला है। तो शिवहर वाला चुन लीजिए, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर का है और ए ऑप्शन में दिया गया है। तो शिवहर से ज़्यादा अररिया का है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद किशनगंज, उससे ज़्यादा नवादा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। भारत जोड़ो नहीं, भारत छोड़ो। राइट ऑप्शन डी होगा। आज़ाद दस्ता को गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में जाकर के वहाँ से संचालित करते थे आज़ाद दस्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था राजेंद्र प्रसाद को। विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। शिक्षा विभाग सी राजगोपालाचारी के पास था। खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद के पास। रेलवे आसफ अली के पास था। श्रम विभाग जगजीवन राम के पास था और वित्त विभाग लियाकत अली के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो कब होगा? दिसंबर 1946। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो कुल 788 सदस्य हैं। कैसे? राज्यसभा के 200, राज्यसभा के 233 निर्वाचित और इसी राज्यसभा के 12 मनोनीत और लोकसभा के 543। कुल मिलाकर के कितना हो गया? 3 3 6 2 8, 4 3 7 1 8, 5 2 7, 788 हो गया। राइट ऑप्शन बी होगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगाया गया है, कितनी बार भी चुना जा सकता है राष्ट्रपति के रूप में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र। राइट ऑप्शन ए होगा। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेंगी कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर न हो। परंपरा अनुसार संसद 3 नियमित सत्रों तथा विशेष सत्रों में आयोजित की जाती है। ये 3 सत्र कौन कौन से हैं? बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है, सामान्यतः फरवरी से मई के मध्य चलता है। यह सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। इसी सत्र में बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है। सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। दूसरा है मानसून सत्र, जुलाई अगस्त के मध्य होता है। तीसरा है शरद सत्र, नवंबर दिसंबर के मध्य होता है। सबसे कम समयावधि का सत्र यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग में अध्यक्ष कौन थे? तो MG शीतलवाड़ थे, MG शीतलवाड़। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया था। भारतीय विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख कार्य है कानूनी और न्याय मंत्रालय को सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो देख लेते हैं कि इन सारे अनुच्छेदों में दिया क्या क्या गया है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अनुच्छेद 83 में क्या दिया गया है? ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये मेंशन किया गया है 83 में। मतलब राज्यसभा का ड्यूरेशन क्या होगा, लोकसभा का ड्यूरेशन क्या होगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल जो है वो है 83। तो इसमें तो संशोधन करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। आर्टिकल 72 में क्या दिया गया है? ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन क्या होगा वो दिया गया है। तो इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यदि सही से काम नहीं कर रही है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो इसमें भी संशोधन करना ही पड़ेगा। आर्टिकल 246 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 246 में दिया गया है कि जैसे शेड्यूल 7 में जो 3 सूचियाँ दी गई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इनमें से किस पे राज्य कानून बनाएगा, किस पे केंद्र कानून बनाएगा, ये सारी चीज़ें दी गई है। किस में? आर्टिकल 246 में। तो इसमें से मोर देन 1 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई होगा। कौन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 83 में संशोधन करना पड़ेगा, 85 में करना पड़ेगा, 172 में करना पड़ेगा, 174 में करना पड़ेगा एंड 356 में करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? संविधान के 84वें संशोधन 2002 के अनुसार 2026 तक परिसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। तो 2026 तक। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, सही है। मानव अधिकारों का संरक्षक है, ये भी सही है। संविधान का अंतिम विवेचक है, ये भी सही है। सिविल न्यायालय है, ये भी सही है। उपरोक्त ये सभी सही हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग गठित करती है। राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 तथा 243 में आयोग के गठन के लिए दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, ये सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है।
ये भी सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है ये। तो 1 2 3 तीनों सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा केसर के खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। ये जो मिट्टी है केसर के लिए तो है ही, साथ ही बादाम, अखरोट, सेब और मेवों की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। इसके अलावा केरल के अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पाया जाता है थोरियम, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपानगर में अवस्थित है। नेपा लिमिटेड देश में प्रथम अखबारी कागज का कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपानगर के आसपास के जंगलों में प्रचुरता से मिलने वाली सरई की लकड़ी और बांस से 88,000 टन तक कागज का हर साल उत्पादन होता है। तो ये मध्य प्रदेश का नेपानगर है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? रानीगंज में खोदी गई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में कोयले का वाणिज्यिक खनन प्रारंभ किया था। भारत में कोयले की खान झारखंड में है। इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी है। भारत कोयला उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो वो है भील, राइट ऑप्शन सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भील जनजाति के लोगों की कुल जनसंख्या, कुल आबादी 1,69,00,000 है। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान आदि राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। हेलियोसेंट्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग सूर्य जो है सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स, 8 जो प्लैनेट्स है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट ऑप्शन डी होगा। कौन कौन से प्लैनेट है? तो NCERT में जो दिया गया है, NCERT के 6 क्लास के बुक में बहुत ही अच्छा एक चीज़ दिया गया है, लिखा गया है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई का मतलब मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से अस मतलब यूरेनस और एन मतलब नेपच्यून। इस तरीक़ा से कैसे दूरी के बढ़ते क्रम में ये दिया गया है 6 क्लास में। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? नीफे, तो निकिल एंड फेरस, राइट ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे निकिल एंड फेरस, राइट ऑप्शन डी होगा। पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें होती है, भूपटल या भूपरपट्टी, उसके बाद में मेंटल और तीसरा है कोर, इसमें आउटर और इनर कोर होता है। भूपरपट्टी ये पृथ्वी का बाहरी परत है और ये किससे बना हुआ है? सियाल से बना हुआ है, सियाल यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम से बना हुआ है। उसके बाद में मेंटल है, इसके बाद वाला जो परत है वो सीमा से बना हुआ है, मतलब सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है। और उसके बाद वाला परत जो है नीफे से बना हुआ है, निकिल एंड फेरस से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो WM डेविस ने प्रस्तुत की थी, राइट ऑप्शन बी होगा। विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र अपवर्तन की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपवर्तन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरजने वाली चालीसा
कुध 50 चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, राइट ऑप्शन बी होगा। गरजता 40 पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण और 50 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवन को कहा जाता है। इसी प्रकार प्रचंड 50 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री के मध्य चलने वाली पछुआ पवन और चीखता 60 डिग्री पर चलने वाली पछुआ पवन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारागैसो सागर एक हिस्सा है। तो सारागैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक, राइट ऑप्शन सी होगा। सारागैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारागैसो सागर कहा जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। सारागैसो जड़विहीन मोटी समुद्री घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। चीन इसको मानता नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। रेड क्लिफ रेखा कहाँ पे है? रेड क्लिफ रेखा जो है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और दुरंड रेखा कहाँ पे है? दुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक गांव है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। नहीं, यहाँ बहुत गर्मी होती है, ये कारण नहीं है, गर्मी तो होती ही है। यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है। तो जल उपलब्ध नहीं है, हवाएं भी शुष्क रहती है, लेकिन ये कारण नहीं है कम वर्षा होने का। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। यही सही है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। राजस्थान में मानसून की सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा प्रवेश करती है। अरावली पर्वतमाला के मानसून की समानांतर होने से मानसूनी हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती, जिस कारण राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा होती है। बाधाओं को पार करेगी तब तो हवाएं ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठेंगी तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन के बाद में रेन ड्रॉप में कन्वर्ट होकर के नीचे बरसात करेगी। तो ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.2 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है, ये सही है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 33.33 रुपये प्रति व्यक्ति परिभाषित किया गया है, ये भी सही है। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, ये भी सही है। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, ये गलत है। तो उपरोक्त 3 सही है, डी गलत है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डी वाला सत्य नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं। तो यही परिभाषित आंशिक रूप से परिभाषित करता है, राइट ऑप्शन ए होगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को संक्षिप्त में MSME कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। सूक्ष्म उद्योग जो है, सूक्ष्म उद्योगों के अंतर्गत वो उद्योग आते हैं जिनमें 1 करोड़ रुपये का निवेश मशीनरी वगैरह में और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो। लघु उद्योग किसको कहा जाता है? उन उद्योगों को कहा जाता है जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये तक होता है। मध्यम उद्योग किसको कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग जिनमें 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ टर्नओवर हो। तो इसमें से वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं, ये सब गलत है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, ये सही है। कुओं का निर्माण, ये भी सही है। जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि, ये भी सही है। वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, ये भी सही है। तो ई हो जाएगा इसमें से राइट ऑप्शन।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत नए जल स्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्रोतों को ठीक कर कारगर बनाना, जल संचयन के साधनों का निर्माण, अन्य छोटे भंडारण, भूजल विकास, ग्रामीण स्तर पर राज्यों के परंपरागत जल तालाबों आदि की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी होगा। और भी समितियों के बारे में जान जाते हैं, महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। स्वामीनाथन समिति जो है जनसंख्या नीति से संबंधित है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। रेखी समिति जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। महालनोबी समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है। गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। नरसिंहम समिति वित्तीय यानी बैंकिंग सुधार से संबंधित है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, ये सही है। एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करती है। नहीं, सभी नागरिकों को नहीं। एनपीएस को इरडा द्वारा विनियमित किया जाता है, नहीं, ये गलत है। एनपीएस को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है, नहीं, ये गलत है। राष्ट्रीय पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा पेश की गई एक रिटायरमेंट स्कीम है। जो रिटायर किए हैं उन्हीं के लिए है, सभी के लिए नहीं है। इसे 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। इसका विनियमन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है, न कि आईआरडीए और सेबी द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है, नहीं। यह भारत में महाराष्ट्र राज्य के लिए है, नहीं। इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी, बिल्कुल नहीं। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। राइट ऑप्शन डी होगा, यही सही है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम की घोषणा वित्त मंत्री के बजट भाषण 2022 में की गई थी। कार्यक्रम में उत्तरी सीमा पर विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांवों, सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के कवरेज की परिकल्पना की गई है जो अक्सर विकास लाभ से छूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, ग्रामीण व्यक्ति में सामुदायिक भावना का प्रचार व प्रसार करना, ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्मज्ञान और स्थानीय समूहों में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना। तो इसमें से ई हो जाएगा मोर देन वन। क्वेश्चन नंबर 84, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? विपरीत परासरण, प्रसार, अपकेंद्रण, अपोहन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण का मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? जब कोई भी पार्टिकल यानी कोई भी ऑब्जर्वर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो सर्कुलर पाथ के सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में वह एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और यही फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। और सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्र बल कहलाता है। किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए सेंटर की ओर हमेशा सेंटर की ओर लगने वाले एक फोर्स की ज़रूरत होती है। उसी फोर्स को अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। जब ऑब्जर्वर खुद सर्कुलर मोशन में होता है तो सेंटर के बाहर की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो वॉशिंग मशीन जब रोटेट करता है, सर्कुलेट करता है तो उस पे जो मैल है, मैल भी सर्कुलेट कर रहा है उस पे, तो मैल पे एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो कपड़े से अलग हो जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन पे। एक और यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है विपरीत परासरण, यानी
रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका प्रिंसिपल का यूज करते हुए वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, आरओ जिसका नाम है, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM लगाया गया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसमें दो तरह का सॉल्यूशन दिया गया है, एक में प्योर वाटर है, एक में प्योर वाटर है। मान लीजिए कि ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर, और इधर मान लीजिए सॉल्ट मिला हुआ वाटर है, जैसे समुद्र का जल है, मान लीजिए ये सॉल्टी वाटर है, इधर इसमें सॉल्ट है, सॉल्टी वाटर है, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल जो है ये सॉल्टी वाटर से प्योर वाटर की तरफ मूव करके जाएगा। सॉरी, प्योर वाटर जो है अपने आप, प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप सॉल्टी वाटर की तरफ मूव करके जाएंगे, इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। अब इस मूवमेंट को यदि हमें रोकना है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल प्योर वाटर से इम्प्योर वाटर की ओर नहीं जाए, इसके लिए हमें इधर से एक प्रेशर हम अप्लाई कर दें तो ये मूवमेंट रुक जाएगा। तो जिस प्रेशर पे, जिस मिनिमम प्रेशर पे ये मूवमेंट रुक जाता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा जो ही प्रेशर अप्लाई कर दिया गया इधर सॉल्टी वाले, जिधर इम्प्योर वाटर है उस साइड में, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है सॉल्टी वाटर से यानी इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर की तरफ मूव करके जाएंगे, यानी समुद्र के जल से वाटर के मॉलिक्यूल प्योर वाटर की तरफ मूव करके जाएंगे। इस तरीक़ा से वाटर प्योरीफाई होते चला जाएगा और इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है डिसिलेशन प्लांट में, यानी और दूसरे तरीक़ा से हम कहें रिवर्स ऑस्मोसिस में, यानी आरओ में इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी या किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है C/V। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, V जो है स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम है। तो यहाँ से हम V निकालें तो V इज इक्वल टू होता है C/μ। अब देखिए जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो है 1.33, निर्वात का 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वायु का भी 1 होता है लगभग, और कांच का कितना होता है 1.5 होता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांच का है, यानी शीशा का है। अब फार्मूला को ध्यान से देखिए, V इज इक्वल टू C/μ होता है, तो V मिनिमम उसका होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। जिस भी वस्तु का, जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उसमें लाइट का स्पीड जो है वो मिनिमम होगा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन चारों में से कांच का है, यानी शीशा का है, यानी ग्लास का है। तो ग्लास में लाइट का स्पीड सबसे मिनिमम होगा। तो प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो कांच में न्यूनतम होगी। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से स्केलर क्वांटिटी को चूज करना है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी एंड ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहा जाता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एंड वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए, या यूँ कहिए वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करती हो। तो 3 क्राइटेरिया होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या और वेक्टर अलजेब्रा के लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो इसमें वेग का मतलब
वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो और ये गति यानी ये स्पीड है, यानी चाल है, ये चाल है, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, दोगुना हो जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देखिए, ये अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, तो अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहेगा। तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो अब चूंकि ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए हम ही जो है अर्थ के सरफेस पे बैठे हुए हैं, तो अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के साथ हम सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, लेकिन स्पीड कम है, इस कारण से हम फील नहीं कर पाते हैं, हमें ये लगता नहीं है कि हम सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं या मूव भी कर रहे हैं हम। अर्थ का रोटेशनल स्पीड काफ़ी स्लो है इस कारण से। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूमध्य रेखा पर खड़ा है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऑब्जर्वर खुद सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो एक तो सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है सेंटर की ओर, और चूंकि ऑब्जर्वर खुद सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है यानी एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो सेंटर से बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, m ओमेगा स्क्वायर r होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r लग रहा है। तो एक्सेलरेशन यानी g डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन g डैश इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाई मास, यानी कितना हो गया, g माइनस m से m कट गया तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो गया। यानी अर्थ के रोटेशनल के इफेक्ट से जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू आता है वो होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए ओमेगा क्या है, अर्थ का रोटेशनल स्पीड है। रोटेशनल स्पीड जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो जी में से बड़ी क्वांटिटी घटेगी ना, तो ओवरऑल क्वांटिटी का वैल्यू कम होते चला जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे अर्थ का रोटेशनल स्पीड इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होते चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होते चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट का वेट भी तो कम होते चला जाएगा ना। तो यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन यानी उसका वेट घट जाएगा, घटते चला जाएगा। तो यहाँ से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, वेट उसका डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो अधिकांश लोगों ने इस प्रश्न को गलत करके आया था, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन डिफाइन किए होंगे, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले गैलीलियो ने गति को डिफाइन किया था। ये 9th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया है और 11th क्लास के एनसीईआरटी के फिजिक्स में भी दिया गया है, दोनों जगहों पे दिया गया है। मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट छोड़ दिया जाए मोशन में आने के लिए, तो ये मोशन में चलते चला जाएगा, कुछ देर के बाद में रुक जाएगा। रुक क्यों जा रहा है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट कर रहा है। यदि फ्रिक्शन नहीं हो यानी इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगे तो इसको यदि एक बार हम मोशन में ला देंगे तो ये कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा, मूव करते ही चलते चला जाएगा। और यदि मतलब ये रहा, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करते ही रहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा है तो रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहेगा। ये है गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसी को जस्ट कॉपी किया था न्यूटन ने। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही चीज़ कहता है। मतलब गैलीलियो ने जो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया वही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, यही बात कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि यूनिफॉर्म मोशन में है
तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। तो गैलीलियो ने ही सबसे पहले मोशन को डिफाइन किया था, न्यूटन ने नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। न्यूटन के 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ तो बता दिए। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसका मतलब है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पे लग रहे बल के समानुपाती होता है। तो ये हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पे हम जितना फोर्स लगाते हैं बदले में वो ऑब्जेक्ट भी हम पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो ये थर्ड लॉ है। न्यूटन ने एक यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया था। इसके अलावा केपलर ने क्या? केपलर के जो है 3 लॉ हैं। केपलर के 3 लॉ हैं। फर्स्ट ये लॉ कहता है कि जो प्लेनेट हैं सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करते हैं, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं। फर्स्ट लॉ। एक और लॉ है केपलर का, वो कहता है कि फर्स्ट ही लॉ में ये बात थी कि कोई भी प्लेनेट जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है और सन जो है इलिप्स के एक फोकस पे रहता है। देखिए ये है इलिप्स अंडे के शेप का, इसके 2 फोकस होते हैं। तो एक फोकस पे तो सन हो गया और प्लेनेट इसके अराउंड इसी इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। तो दूसरा लॉ कहता है कि सन और उस प्लेनेट को जो ज्वाइन करने वाली जो रेखा है, लाइन है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। तो मान लीजिए कि 4 घंटे में ये ए से बी यहाँ तक गया, तो 4 घंटे में सी से डी तक जब ये मूव करके जाएगा तो इक्वल एरिया कवर करके जाएगा। मतलब सेम टाइम में सेम एरिया जो है ये कवर करेगा। ये लाइन कौन सा लाइन? सूर्य और उस ग्रह के को ज्वाइन करने वाली जो रेखा है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी। तो ये सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। तो ये केपलर के 3 नियम है ये। चौथे ऑप्शन में दिया है टॉलेमी। टॉलेमी का व्यक्तित्व एक विवादित व्यक्तित्व रहा। एक तो ये एस्ट्रोलॉजर भी थे, और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो जियोसेंट्रिक मॉडल था फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। कोपरनिकस ने क्या कहा था? कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया था और गैलीलियो ने भी हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया था। इन दोनों ने कहा था कि सूर्य जो है स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। इन्होंने टॉलेमी ने फिर जियोसेंट्रिक मॉडल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। मतलब पृथ्वी जो है एक जगह स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इनका व्यक्तित्व विवादित रहा था। ये इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अपेक्षिकता का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको प्रेजेंट किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। पहले टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस के डिस्कशन में ही मैं बता चुका हूँ कि न्यूटन का मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहा जाता है, यानी न्यूटन का जो फिजिक्स है वो 2 जगहों पे आकर के फेल हो जाता है। 2 जगहों पे। कहाँ पे? जब पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा हो, साइज बहुत ही स्मॉलर हो, वहाँ पे साइज बहुत ही स्मॉलर हो, जैसे सब एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के लेवल पे, या उससे स्मॉलर पार्टिकल्स के लेवल पे न्यूटन का फिजिक्स आकर के फेल हो जाता है। और उस तरह के पार्टिकल का स्टडी करने के लिए फिजिक्स का अलग ब्रांच बनाया गया है जिसको कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट का योगदान रहा है। इनमें से श्रोडिंजर्स हो गए, मैक्स प्लांक, श्रोडिंजर्स। और दूसरी जगह कहाँ पे आकर के फेल हो जाता है? जब किसी पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड के कंपरेबल हो जाता है। लाइट के स्पीड के कंपरेबल मतलब लाइट के स्पीड से मूव करे या उसे थोड़ा सा कम स्पीड से मूव करे, तो वहाँ पर आकर के न्यूटन का मैकेनिक्स जो है वो फेल हो जाता है।
तो उस तरह के सिचुएशन को स्टडी करने के लिए जब पार्टिकल का स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो जाए, लाइट के स्पीड के कंपेरेबल हो जाए, तो उसको स्टडी करने के लिए फिजिक्स का अलग ब्रांच बनाया गया है जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। तो यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और या फिर अपेक्षिकता का जो सिद्धांत है उसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रेजेंट किया था। आइजैक न्यूटन ने अपना जो लॉ दिया था, एक तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ है, दूसरा जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, हीट के क्षेत्र में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। बहुत सारा योगदान रहा है न्यूटन का। स्टीफन हॉकिंस एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट रहे हैं। उन्होंने जो बुक लिखा है उसमें से फेमस रहा है ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस बुक को उन्होंने 1988 में लिखा था। और दूसरा जो फेमस बुक है उनका वो है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। 2002 में उन्होंने इस बुक को लिखा था। तो ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट रहे। मैरी क्यूरी, देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। तो जब बैक्वेरेल को नोबेल प्राइज़ मिला तो उसके बाद में मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने दोनों को और उत्सुकता जगी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और स्टडी करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, रेडियम एंड पोलोनियम नामक 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किया था इन्होंने। अब मैरी क्यूरी जो है ऐसी साइंटिस्ट रही हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये रहा है उनका योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण उसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई वायर है, इसके दोनों एंड के टेम्परेचर को अलग अलग रखा जाए। यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए कि T1 रख दिया जाए और यहाँ का टेम्परेचर T2 रख दिया जाए, अलग अलग टेम्परेचर रखा जाए, तो इन दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, विभवांतर क्रिएट हो जाता है। और इसी इफेक्ट को कहा जाता है क्या, थॉमसन इफेक्ट कहा जाता है इसको। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। जूल इफेक्ट क्या है, जब किसी भी कंडक्टिंग वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें रेसिस्टेंस होने की वजह से उसमें हीट जनरेट होता है, और जो हीट जनरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के, उसके रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो H इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ से I²RT। ये है जूल इफेक्ट, जूल प्रभाव। सीबेक इफेक्ट क्या है, सीबेक इफेक्ट क्या है, जैसे एक साथ 2 वायर आप ले लीजिए, 2 वायर ले लीजिए। एक वायर मान लीजिए हम ये कॉपर का ले रहे हैं और एक आयरन का ले रहे हैं। यहाँ पे 2 वायर हमने ले लिया, ऊपर का कॉपर लिया और नीचे आयरन का लिया, और इन दोनों के जॉइंट पे अलग अलग जब हम टेम्परेचर रखते हैं, अलग अलग टेम्परेचर रखते हैं यहाँ पे, तो इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इसको कहा जाता है सीबेक इफेक्ट कहा जाता है। और ये जो सीबेक इफेक्ट है इसी के उल्टा को पेल्टियर इफेक्ट कहा जाता है। मतलब ये रहा कि 2 वायर है और इसके टेम्परेचर, इसमें करंट जब फ्लो करवाया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इन दोनों एंड का टेम्परेचर जो है अलग अलग होगा। सीबेक इफेक्ट के जस्ट उल्टे को कहा जाता है पेल्टियर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए किताब का अक्षर छोटा नज़र आ रहा है, उसको बड़ा करके देखना हो, या हम अपना भविष्य दिखाने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं तो हमारे हाथों की रेखाओं को देखने के लिए वो जिस लेंस का यूज किया जाता है वो आवर्धक कांच होता है। ये बनता किससे है आवर्धक कांच, तो इसके लिए हमें इमेज बना करके देखना पड़ेगा कि कौन सा उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा जो किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करके दिखाएगा। तो यहाँ पे एक पहले उत्तल लेंस ले लीजिए। उत्तल लेंस में जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इसका सीधा इमेज बन जाता है, सीधा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बन जाता है। इस कारण से ये बड़ा करके दिखाता है, इस कारण से उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। बाई कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है
आवर्धक कांच के रूप में। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। यही अवतल लेंस लेते तो ये इरेक्ट और मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो बनाता, लेकिन छोटा बनाता, बड़ा करके नहीं दिखाता। इस कारण से हम अवतल लेंस का यूज नहीं करते हैं। दर्पण का तो यूज करेंगे नहीं, समतल अवतल दर्पण का भी यूज नहीं करेंगे, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो अनुचुंबकीय का क्या मतलब हुआ? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इनमें से कौन से होते हैं? तो देखिए, मरकरी जो है वो डायामैग्नेटिक है। निकेल जो है कभी कभी डायामैग्नेटिक होता है, कभी कभी पैरामैग्नेटिक होता है। किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये इस बात पर डिपेंड करता है। जैसे NiCl4 हम ले लें, NiCl4 का 2- ले लें, तो इसमें निकेल जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। उसी तरीक़ा से NiCO4 हम ले लें, तो इसमें निकेल जो है डायामैग्नेटिज्म को शो करता है, डायामैग्नेटिज्म। तो हम इसको डायामैग्नेटिक मान सकते हैं। और जो पारा है यानी मरकरी जो है ये डायामैग्नेटिक होता है, आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है, लेकिन प्लेटिनम जो है ये पैरामैग्नेटिक होता है, यानी अनुचुंबकीय होता है। प्लेटिनम डायामैग्नेटिक होता है। कौन से सब्सटेंस डायामैग्नेटिक होते हैं, कौन से पैरामैग्नेटिक होते हैं, कौन से फेरोमैग्नेटिक होते हैं, इसको समझने के लिए इसका यदि किसी भी इसमें से किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप ड्रॉ करें, तो जिसमें लोन पेयर्स होंगे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें प्रेजेंट होंगे वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा, यानी पैरामैग्नेटिक होगा। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे यानी सभी पेयर्ड रहेंगे, वो डायामैग्नेटिज्म को शो करेगा। तो प्लेटिनम हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई वो पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है। और डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, जैसे इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को ये रिपेल करता है, रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करता है। ये डायामैग्नेटिक मटेरियल रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। और पैरामैग्नेटिक जो है वो अट्रैक्ट करता है, स्मॉलर अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और पैरामैग्नेटिक के बीच में। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। जल में जब चीनी मिला दीजिए या सॉल्ट मिला दीजिए तो इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा ज़्यादा टेम्परेचर पे ये बॉयल करेगा और हिमांक का वैल्यू घट जाता है। ये सही है। अब मान लीजिए कि एक कंटेनर में वाटर है, इसमें वाटर रखा गया है और एक कंटेनर में मिथाइल अल्कोहल रखा गया है। तो ये वाटर रखा गया है तो यहाँ पे इसका कोई वेपर प्रेशर होगा, एक अपना वेपर प्रेशर होगा, और मिथाइल अल्कोहल रखा गया है तो इसका अपना एक वेपर प्रेशर होगा, यानी इसका अपना प्रेशर होगा। अब इन दोनों को मिक्स कर दीजिए एक में, तो जो वाटर का वेपर प्रेशर था मिक्स करने पे इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और जो अपना इसका प्रेशर था मिथाइल अल्कोहल का, जब वाटर में मिक्स कर देंगे तो इससे इसका प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर को मिक्स कर देने से, इस कारण से इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो दो भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिया जाए, नाइट्रोजन ले लिया जाए और ऑक्सीजन ले लिया जाए। टेम्परेचर को समान कर दें, प्रेशर को इक्वल कर दें, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, प्रेशर कांस्टेंट कर दें, तो मान लीजिए 1 मिलीलीटर इसका हम ले लें, 1 मिलीलीटर, तीनों का 1 मिलीलीटर हम ले लें, तो जितने 1 मिलीलीटर में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बात किसने कहा था? ये है ग्राहम का, सॉरी एवोगैड्रो का लॉ है, ये एवोगैड्रोज लॉ है ये। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ये कॉरियोलिस प्रभाव क्या है? कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से
जो फोर्स लगता है उसी को कॉरियोलिस फोर्स कहा जाता है और ये इफेक्ट कॉरियोलिस इफेक्ट कहलाता है। आता कैसे है? रोटेशन की वजह से आता है। दूसरी बात यह है ग्राहम नियम क्या है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है। देखिए गैसों की टेंडेंसी होती है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर अपने आप मूव करके चले जाना, इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। तो डिफ्यूजन के बारे में ग्राहम ने कहा था कि रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस। इसका मतलब है जो हेवी गैसेस होगी उनके डिफ्यूजन का रेट कम होगा, जो हल्की गैसेस होगी उनके डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा। तो ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पास्कल का नियम क्या कहता है? पास्कल का लॉ कहता है कि किसी भी कंटेनर की किसी एक पॉइंट पर, कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो किसी एक पॉइंट पे यदि हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो हर एक पॉइंट पे ऑटोमेटिकली अपने आप प्रेशर उसी अमाउंट में इंक्रीज कर जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सेम लेवल पे प्रेशर इक्वल होता है, सेम लेवल पे जैसे इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वहीं इस पॉइंट पे प्रेशर होगा, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पास्कल लॉ के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने थ्रू अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन का जितना मास होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रॉन का मास होता है, लगभग दोनों का मास सेम होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहा जाता है? उसको स्मेल्टिंग कहा जाता है, यानी प्रगलन कहा जाता है। प्रगलन में होता क्या है कि ओर में किसी अदर रिड्यूसिंग एजेंट को मिला करके फर्नेस में हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, उसको स्मेल्ट करवाया जाता है। भर्जन क्या होता है? रोस्टिंग क्या होता है? ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे गर्म करके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, इसको भर्जन यानी रोस्टिंग कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, भर्जन यानी रोस्टिंग। कैल्सीकरण यानी कैल्सिनेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में ओर को गर्म किया जाता है, इसको कहा जाता है कैल्सीकरण यानी कैल्सिनेशन। झाग प्लवन यानी फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है? देखिए दो तरह के एजेंट होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। फोबिया से आया, फोबिक का मतलब नफरत करने वाला। मतलब ये रहा कि हाइड्रोफोबिक का मतलब कि वाटर से प्रतिकर्षित होने वाला, वाटर से दूर रहने वाला। तो यदि दो तरह के मटेरियल, एक हाइड्रोफिलिक हो और एक हाइड्रोफोबिक हो, उन दोनों को अलग करना हो तो उसके चूर्ण बना करके, पाउडर बना करके उसके झाग उत्पन्न कर लेंगे। और जो हाइड्रोफिलिक होगा वाटर के साथ रह जाएगा, हाइड्रोफोबिक जो होगा वाटर से दूर चला जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, ओर का पाउडर बना लिया जाता है और उसमें कोई ऑयली चीज़ को मिला करके उसका झाग बनाया जाता है, और झाग बनाने से जो है ओर और जो गैंग होते हैं, अशुद्धियाँ होती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो यह है झाग प्लवन यानी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? तो पीतल में कॉपर एंड जिंक पाया जाता है, जस्ता एंड तांबा पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। लोहा और जस्ता नहीं। कांसा में क्या पाया जाता है? तांबा और टीन पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है और निकेल पाया जाता है। गन मेटल में क्या पाया जाता है? तांबा, जस्ता और टीन पाया जाता है। सोल्डर में क्या पाया जाता है? टीन और सीसा पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है, यानी क्विकलाइम किसे कहा जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहा जाता है। जब इसी में वाटर मिला दिया जाता है तो इसको सेलेक्ट लाइम कहा जाता है, यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है वाटर मिलाने से
तो इसको सेलेक्ट लाइम कहा जाता है। तो क्विक लाइम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड यानी अनबुझा हुआ चूना, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो ये जंग लगना क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। तो देखिए आयरन यानी एफी के यानी आयरन के यानी मेटल के ऊपर आयरन के ऊपर आयरन के ऑक्साइड यानी Fe2O3 का एक लेयर बन जाना रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। Fe2O3 का यानी आयरन के ऑक्साइड का एक लेयर बन जाना रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। और ये लेयर बनता कैसे है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, मॉइस्चर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन जो है Fe2O3 बनाता है। और इसी का लेयर जब बन जाता है यहाँ पे आयरन के ऊपर, तो इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। तो जब ये बनता है तो इसका वजन बढ़ते चला जाता है। बीपीएससी का आंसर ये है कि लंबे समय तक बढ़ते चला जाता है, तो इसका वजन बढ़ते चला जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ऐसे ये प्रश्न बहुत ही विवादित रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे बीपीएससी का मानना है कि यह लंबे समय तक बढ़ते चला जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि पहले बढ़ता है देन फिर घटने लगता है। तो या तो आप ए आंसर मानिए बीपीएससी के अनुसार या फिर सी मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है। तो व्हाइट मेटल यानी श्वेत धातु जो है कोई एक धातु नहीं है। बीपीएससी ने पहले प्लेटिनम माना था, उसके बाद में जो रिवाइज्ड आंसर किया या उसमें ई आंसर माना गया। तो श्वेत धातु यानी व्हाइट मेटल जो है कोई एक मेटल नहीं है, ये बहुत सारे मेटल्स का एलवाइज होता है, सीरीज ऑफ मेटल एलवाइज है ये। तो एंटीमनी का भी एलवाइज होता है, टीन का भी एलवाइज, लेड का, कैडमियम का, बिस्मथ का, जिंक का, इन सभी का एलवाइज जो है श्वेत धातु होता है। तो इसमें से ई ऑप्शन सही होगा, बीपीएससी ने जैसा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु का मतलब क्या, नोबल मेटल्स। तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, बिल्कुल ये शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, ये कम रिएक्टिव होती है, इनका कोरोजन कम होता है। राइट ऑफ ये इसमें से ये स्टेटमेंट सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, नहीं यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है, नोबल मेटल के उदाहरण नहीं है। कौन कौन से हैं नोबल मेटल के उदाहरण, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये जो है नोबल मेटल के उदाहरण है। तो 2 तो गलत हो गया, सिर्फ एक सही है, केवल एक सही, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो बायोगैस में 55 to 70% मीथेन पाया जाता है। तो मेन जो घटक है इसका मीथेन है, राइट ऑप्शन ए होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, ये हो गया 55 से 70% पाया जाता है मीथेन। और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है कितना, 30 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। तो लाल रंग के लिए स्ट्रोंशियम रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रोंशियम की वजह से लाल रंग दिखाई देता है, राइट ऑप्शन ए होगा। और भी बहुत सारे कलर्स के उत्पन्न करने के लिए अलग अलग केमिकल एलिमेंट का यूज किया जाता है, जैसे स्ट्रोंशियम कार्बोनेट रेड कलर के लिए, कैल्शियम क्लोराइड ऑरेंज कलर के लिए, सोडियम नाइट्रेट येलो कलर के लिए, बेरियम क्लोराइड जो है ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन कलर फायरवर्क्स के लिए, कॉपर क्लोराइड ब्लू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है। मतलब ऐसे पौधे जो लवण युक्त जल में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है। उनको हिंदी में लवण मृदोभिद कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है हेलोफाइट्स। लवण मृदोभिद यानी हेलोफाइट्स, राइट ऑप्शन डी होगा। जेरोफाइट क्या कहलाता है, जेरोफाइट ड्राई हैबिटेट में उगने वाले जो पौधे हैं वो जेरोफाइट कहलाते हैं, यानी मरुदोभिद। जेरोफाइट किस तरह के पौधे को, जो ड्राई हैबिटेट में मतलब सूखे हुए जगहों पे उगते हैं उसको मरुदोभिद कहा जाता है। और मेजोफाइट्स क्या होता है, मेजोफाइट्स न तो ड्राई और न ही वेट, न तो नमी युक्त और न ही सूखे क्षेत्रों हो वैसे जगहों पे उगा, मतलब कम नमी युक्त कम ड्राई वाले क्षेत्रों में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको समोदिद कहा जाता है। हिंदी वर्ड थोड़ा सा कठिन है, इसको मेजोफाइट्स कहा जाता है। अब ग्लाइकोफाइट्स क्या होता है,
जहाँ पे सोडियम साल्ट कम होता है, सोडियम साल्ट कम होता है, वहाँ उगने वाले पौधे को कहा जाता है ग्लाइकोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो इनमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के कारण से ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इस कारण से ये अपने भोजन के लिए दूसरे वनस्पतियों, जंतुओं तथा मृत शरीर पर निर्भर करते हैं, आश्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागण की सुपरिभाषा क्या है? तो पराग कण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है, ये क्रिया है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। पौधों में पराग कण यानी पोलन ग्रेन्स का नर भाग यानी परागकोश से मादा भाग यानी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से मुख्यतः प्राप्त करते हैं। पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, परंतु पौधे मिट्टी से 13 पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, जिंक, कॉपर आदि शामिल है। अधिकांश पोषक तत्व जड़ों के सिरों के पास के बालों के माध्यम से अवशोषित होते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी कहलाते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधों यानी वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली यानी नग्न अवस्था में होते हैं। अनावृत बीजी पौधों का सबसे बड़ा उदाहरण कोणधारी है, जिनकी श्रेणी में पाइन यानी चीड़, तालिसपत्र, स्प्रूस, फर और देवदार आदि शामिल हैं इनमें। और एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पौधे किस तरह के पौधे को कहा जाता है? आवृत बीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म संवहनी पौधे हैं जो फलों या परिपक्व अंडाशय में बीज देते हैं। आम, सेब, केला, आड़ू, चेरी, नारंगी आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी रोग होता है। थायमीन की कमी से यानी विटामिन B1 की कमी से नहीं होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम का रोग होता है, तो ये सही नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस का टीका BCG होता है, ATS नहीं होता है, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। टिटनेस का टीका BCG नहीं होता, BCG तो ट्यूबरकुलोसिस का टीका है। टिटनेस का टीका जो होता है वो TD या DPT का टीका जो है और डिप्थेरिया से बचाव के लिए दिया जाता है, TD या DPT, तो ये भी गलत है। मलेरिया की दवा है क्लोरोक्विन, ये सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है इसमें से? तो मेढक नहीं है, सर्प भी नहीं है, मोर भी नहीं है, केंचुआ है, केंचुआ। राइट ऑप्शन बी होगा। केंचुए में लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती है। केंचुआ एक अकशेरुकीय है जो जीनस फेरेटिमा से संबंधित है। उनके पास एक बंद प्रकार की रक्तवाहिका प्रणाली होती है जिसमें रक्तवाहिकाएं, केशिकाएं और एक हृदय शामिल होता है। उनमें RBC की कमी होती है और रक्त ग्रंथियां नामक विशिष्ट ग्रंथियां होती है जो रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है, जो प्लाज्मा में घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? ना तो फैट होते हैं, ना क्षार होते हैं, ना अम्ल होते हैं, प्रोटीन होते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। जैसे ताल हो गया, ताल एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है? ट्रिप्सिन किस चीज़ का, प्रोटीन का पाचन करता है। और एमाइलेज किस चीज़ का पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। और लाइपेज किस चीज़ का पाचन करता है? फैट का पाचन करता है, ताल नाम का एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक या
चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर ने शुरुआत किया था। 1798 में चेचक का पहला टीका विकसित किया गया था। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी है। समसामयिकी से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो वो जापान के एक्स-पीएम थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? हिंदी का उल्लेख किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुभाषावाद पर पारित प्रस्ताव में पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक भाषाओं के अलावा कुछ गैर आधिकारिक भाषाओं जैसे पुर्तगाली, हिंदी, किस्वाहिली, फारसी, बांग्ला और उर्दू में महासचिव के कुछ हालिया महत्वपूर्ण संदेशों को भेजने के प्रयासों की प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 28 फरवरी को महासभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस बैठक को बुलाने का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन पर रूस की ओर से किए गए हमले के विरोध में चर्चा और वोटिंग करना था। इस बैठक की अध्यक्षता महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन गंगा के तहत। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया गया। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे थे जिन्हें वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह भूटान में स्थित है। राइट ऑप्शन बी होगा। सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य, सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान के पूर्वी भाग में स्थित अभयारण्य है और यह लगभग 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य को चीनी के रूप में दावा करके चीन चाहता था कि इस अभयारण्य के लिए सभी धन थिम्फू के बजाय बीजिंग को आवंटित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया था? तो बीपीएससी ने पहले इसका आंसर जम्मू कश्मीर दिया था। हालांकि जम्मू कश्मीर में ही पहले होने वाला था, बाद में बदल करके नई दिल्ली कर दिया गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी होगा, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत वर्ष 2023 में 8 से 10 सितंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इससे पहले भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं? नहीं, बल प्रयोग दूसरे पे भी कर सकते हैं शांति स्थापित करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए नहीं, ये गलत है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, 2 और 3। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ किया है। राइट ऑप्शन ए होगा। इजराइल और UAE के बीच 2020 में अब्राहम समझौते के बाद राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। अब्राहम समझौते के बाद इजराइल ने पहली बार किसी अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA साइन किया है। यह समझौता व्यापार किए गए सभी उत्पादों के 96% पर सीमा शुल्क को समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? रसिया ने किया है। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए रूस ने आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च किया। उपग्रह को कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B वाहक रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा, रसिया, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। राइट ऑप्शन ए है। विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरी T20 में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।
पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने के विराट कोहली के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2.0। हर घर दस्तक अभियान 2.0 राइट ऑप्शन ए होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए हर घर दस्तक अभियान 2.0 देश भर में शुरू किया गया। यह अभियान 1 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 तक चलाया गया। इसमें डोर टू डोर जाकर टीकाकरण सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एकनाथ शिंदे हैं, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? केंद्र सरकार ने शुरू किया था, राइट ऑप्शन डी है। केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में चलाया गया एक अभियान था। सरकार ने लोगों से अपील की थी कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा फहराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड, राइट ऑप्शन ए होगा। उत्तराखंड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहले चरण में 20,000 आंगनबाड़ियों में से 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में नई शिक्षा नीति के तहत बाल बाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र हैं, ये सही है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सत्यपाल मलिक नहीं हैं, ये गलत है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं वो एल गणेशन हैं, तो ये गलत है। और गुजरात के राज्यपाल फागू चौहान है नहीं, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। तो इसमें से 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में जुआ 2022 यानी यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक बिहार, यूपी, झारखंड में जुआ आबादी सबसे ज़्यादा रहने का अनुमान है। वहीं दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु और केरल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में जुआओं की आबादी सबसे कम रह सकती है। 2036 में भारत की जुआ आबादी 22.7% आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल बलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो ये तीनों निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय महिला शूटिंग टीम इलावेनिल बलवारिन, श्रेया अग्रवाल और रमिता की टिगड़ी ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में बाकू में खेले गए टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी को सौंपा गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। जुलाई 2022 में मुख्तार अब्बास नकवी के पद से इस्तीफे देने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा थे, राइट ऑप्शन ए होगा। ये भी प्रश्न विवादित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने उपन्यास टम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? गीतांजलि श्री हैं, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तब फिल्म अभिनेता तथा निर्देशक दीप श्रेष्ठ को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड दिया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा, दीप श्रेष्ठ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के हाजीपुर के रहने वाले ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस टूर्नामेंट में टीम इवेंट में भी पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए होगा। सुनंदिनी कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 में पेश किया और वित्त मंत्री ने ये 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। वो कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं? PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता बढ़ाना एवं निवेश, उभरते अवसर, ऊर्जा के समरूप में बदलाव और जलवायु कार्रवाई। उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, ये इसके अलावा निवेश का वित्त पोषण करना, ये 4 प्राथमिकताओं का जिक्र किया उन्होंने। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा निवेश का वित्त पोषण करना, ये चौथा था, विनिवेश नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? 11.7%। राइट ऑप्शन बी होगा। 2021-22 में 11% का उच्चतम कर GDP अनुपात है, जिसमें प्रत्यक्ष कर से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 6.1% और अप्रत्यक्ष कर से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 5.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो विश्व निर्यात में भारत के व्यापारिक निर्यात का हिस्सा 1990 के 0.5% से बढ़कर 2018 में 1.7% हो गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो 109.5। राइट ऑप्शन ए होगा। 2020-21 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2020-21 के दौरान चावल का 122.27 का कुल उत्पादन रिकॉर्ड। वर्ष 2020-21 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 109.52 मिलियन टन अनुमानित है। तो फ्रेंड्स, ये रहा 30 सितंबर 2022 को आयोजित BPSC 67th री एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।